हेलो क्लास 10 जो है लाइट वाला चैप्टर है। आज इसमें टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो ये है क्या। ठीक है। तो वो है हैपन्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन वहाँ पे क्या करता है, होता है। ठीक है। अब इसमें इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन ये जो है फिनोमिना है क्या। तो उसमें कह रहा है अ रे ऑफ लाइट बैंड एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो लाइट का जो होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने जो पाथ है उससे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है। अभी इसको समझाऊंगा। ठीक है। अब इसमें देखो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका कॉज जो अगर पूछेगा इसका कॉज क्या है, तो जो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू जो होता है लाइट की जो स्पीड होती है उसका चेंज होना फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर। जो लाइट की स्पीड होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या, अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस स्पीड में जो चेंज होता है उसके कारण क्या होता है, लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है। ठीक है। फिर इसमें है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयर मतलब क्या हुआ, जो जिसमें क्या कहता है डेंस, जो होता है डेंस का मतलब बहुत घना, और रेयर माने उसका अपोजिट मतलब बहुत घना ना होके बहुत हल्का मतलब। ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ये जो है लाइन है बीच की। ठीक है। इधर जो है मीडियम वन है और इधर मीडियम टू। ठीक है। तो ये क्या है, इन दो मीडियम की बॉर्डर लाइन है। जो रिफ्रैक्शन होता है वो एक मीडियम में नहीं कर लेगा, वो टेक प्लेस करेगा। वो क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे जो होता है रिफ्रैक्शन की घटना हमें मिलती है। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन जो है इसमें पहले वाले को रेयर मान लेते हैं और दूसरे वाले को डेंस। ठीक है। इसी तरीके से दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फिर इकट्ठे समझाता हूँ। मीडियम वन, अब यहाँ पे मीडियम वन को हमने मान लिया डेंस। ठीक है। और मीडियम टू को रेयर। ठीक। अब यहाँ क्या है कि रेयर से डेंस, डेंस से रेयर में जाने में क्या चेंज आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब ये हमारी बॉर्डर लाइन है। ठीक। अब क्या होगा इसमें जो है हम बीच में जहाँ पे लाइन हमारी आ रही है, जैसे ये लाइन ये यहाँ पे स्ट्राइक करी। ठीक है। और इस मीडियम में यहाँ स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है। क्या है ये, नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है उस पॉइंट पे। ठीक है। तो जब ये नॉर्मल वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जब रेयर से डेंस में जाएगी। ठीक है। अगर मीडियम एक ही होता दोनों तरफ तो ये क्या होती, सीधे ट्रेवल कर जाती है ना। तो जब रेयर से डेंस में जाती है तो टुवर्ड नॉर्मल क्या होती है, बेंड हो जाती है। ठीक है। नॉर्मल की तरफ को क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, जब रेयर से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है। ठीक है, बेंड हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मीडियम सेम हो तो सेम जाना चाहिए था। अब जब डेंस से रेयर में जाती है तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड आउटवर्ड जो होती है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो यानी कि यहाँ नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी और यहाँ पे जो होगा नॉर्मल के पास आएगी। ठीक है। तो इसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है ना, और यहाँ पे आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हम आर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो आई हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हो गया ये एंगल ऑफ इजेक्शन जो होता है बाहर को आने में वो होता है। तो इस वाले केस में क्या होता है, एंगल आई जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एंगल आर के।
ठीक है। इस वाले केस में आई तो हमेशा नॉर्मल की तरफ से ही ले रहे हैं, ये आर है, तो इसमें क्या होगा, एंगल आई जो होगा वो स्मॉलर देन होगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो होगा से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब लाइट एक मीडियम से रिफ्रैक्शन जो होता है ये वहाँ पे टेक प्लेस करता है जहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होगी, बैंड हो जाएगी। और रिफ्रैक्शन जो होता है उसका मेन कॉज क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, अगर जब से जैसी रेयर से डेंस मीडियम में जाने पे क्या होगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब जैसे टॉपिक है सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कि जो कॉमन जो वो है वो क्या है, यहाँ पे हम वो उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, तो इसमें क्या कर रहा है, स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर है ना, तो वाटर टब है अपेयर टू बी रेज्ड, ठीक है। असल में क्या होता है, जैसे ये वाटर टब है, ठीक है, तो ये वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अगर नीचे कोई हमारे पास यहाँ पे कॉइन या स्टोन, हमने मान लिया ये स्टोन है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो स्टोन क्या होगा है, उसकी एक्चुअल डेप्थ वो ना दिख के क्या होती है, हमें जो होगी उसकी क्या होगी, जो होगी वर्चुअल इमेज हमें दिखेगी ऊपर, कि हमें ऐसा लगेगा कि पत्थर थोड़ा ऊपर है। तो इसलिए क्या होता है, जो गहरी जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पानी साफ़ होता है नदियों में, तुम देखते होगे कि पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े ऊपर को साफ दिखते हैं, है ना। अगर हम जाएंगे तो हमारा पैर भी क्या होगा, उसमें छोटा छोटा दिखता है, जो हमारा फुट है वो भी क्या होगा, ऊपर दिखेगा, जिसकी वजह से हमें छोटा लगेगा वो, ठीक है। तो वो भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन कारण। अब ये होता क्यों है, क्या है इसका रीज़न जो है, अभी आगे मैं जो इन चीज़ों को बार बार बताऊँगा कि अगर कोई चीज़ बॉटम में तो ऊपर क्यों दिखाई देती है ना, उसका डायग्राम बनाएंगे। अब इसके बाद है पेंसिल पार्सली इमर्ज, जो होती है पेंसिल है, अगर हम पानी में है, ठीक है, तो ये जो है पेंसिल जो है इस तरीके से अगर यहाँ पे है उसमें वाटर में होती है, तो क्या होता है, पेंसिल को दिखना यूँ चाहिए था सीधे, ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमें पेंसिल थोड़ी सी बेंड हुई दिखती है, तो वो उसका मेन कारण क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का बेंड होके दिखेगा, है ना। और वही कह रहे हैं एक्वेरियम में जो फिश होती है, ठीक है, अगर तुम फिश को निकालोगे तो एक्चुअली जो फिश होगी वो क्या होगी, साइज में बहुत छोटी होती है, ठीक है, साइज में बहुत छोटी होती है। तो लेकिन कहते हैं जब हम इधर से देखते हैं, वाटर से बाहर से देखते हैं, तो ग्लास होता है, तो वाटर से जो इमेज बाहर आ रही है ग्लास से होती हुई, वो फिर उसके बाद एयर में आती है, तो जो तो एयर रेयर मीडियम हुआ, तो हमें पता है कि लाइट क्या होती है, जो होती है दूर चली जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें क्या होगा, वो चीज़ बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। कहीं कहीं पर हम जो वाटर को जो है एज ए मैग्नीफिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें अगर साफ़ देखनी है तो उसको पानी में डुबा दीजिए, एक साफ पानी में, ऊपर से देखोगे तो वो चीज़ क्या होगी, तुम्हें ज़्यादा ही साफ़ और एक्यूरेट दिखेगी, क्योंकि उसका जो वर्चुअल इमेज ऊपर ऊपर को बनेगा तो वो क्या होगा, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन के, वो यहाँ पे आपको बता दिए। फिर इसके बाद जो है इनका डिटेल में कि किस तरीके से क्या है एक्सप्लेनेशन, वो वहाँ पे जो है आगे बताऊँगा। यहाँ पे अभी ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्शन का अगर कोई एग्जांपल ऐसे कुछ पूछ लिया तो क्या है, तो रिफ्रैक्शन में इस तरीके की कंडीशन हमें दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका जो है मैं डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो एक लाइट, जैसे लाइट बीम रे है, वो यहाँ से इधर से जा रही है, ठीक है। तो इधर क्या है हमारे पास, एयर, और फिर ये कौन सा मीडियम है, ग्लास, और फिर एयर, ठीक है। तो लाइट एयर से ग्लास मीडियम में से होती हुई फिर एयर में आएगी, ठीक है। अब जो हमें जो रिफ्रैक्शन है, हमें उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉन कर दिया, ठीक। अगर ये लाइट बीम अगर जाती तो ये जो सीधे है, इसके पाथ को मैंने क्या कर दिया, ये सीधे दिखा दिया। अगर ये पूरा एयर होता मीडियम तो ये सीधी ही जाती, है ना। लेकिन क्या हुआ, जो
डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एयर। जो ए ग्लास होता है वो एयर के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है। तो बताया क्या था, जब एयर से डेंस में जाती है तो टूवर्ड जो होती है ये नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, ये होगी बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ को यहाँ पे से बेंड हो गई, ठीक है। अगर हम इसे I1 और इस एंगल को R1 मान लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल I1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल R1 के, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे आया, अब ये जो फिर बॉर्डर लाइन पे आया तो यहाँ पे फिर एक पर नॉर्मल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ करा तो उसमें क्या होता है, ये लाइट रे को सीधे जाना था इधर को, तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब डेंस से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट क्या होती है, थोड़ा सा दूर चली जाती है, ठीक है। ये हमारा I2 और ये R2, यही तो होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंगल जो I2 होगा वो होगा स्मॉलर देन एंगल R2 के, ठीक है। तो ये जो है ये जो हमारा D है, तो इस D को जो है ये हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट होता है या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे जैसे बड़ी क्लासों में हो तो वहाँ पे क्या होता है, इस लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कभी लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट को आएगा तो ये डायग्राम बनाओगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कह दोगे डी इज़ लेटरल, नोन एज लेटरल शिफ्ट और या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखोगे, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, तो इट जो होता है पैरेलली शिफ्ट, वो क्या होती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट या दिस जो है जो शिफ्ट होना है ना, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ग्लास स्लैब से जाएगा तो क्या होगा, है ना। इसी तरीके से कई मीडियम होंगे 1 2 3, तो लाइट आएगी तो जो उसकी ये है, लाइट आएगी तो उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अगर डेंस होगा तो बैंड हो जाएगी, अगर वो होगा तो दूर हो जाएगी। इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम इस तरीके से कई लगा दें तो क्या होगा, हमारे उसमें लेटरल शिफ्ट में उसी हिसाब से चेंज आ जाता है, ठीक है। आगे जैसे 11th क्लास में या 12th क्लास में जाओगे तो इसमें एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 पिनें लगा के फिर हम ग्लास स्लैब से इधर से देखते हैं, ठीक है। इधर से देखने पे तो जहाँ वो उसकी पिन हमें दिखती हैं, 2 पिन है, इस तरीके से देखते कि एक पिन दूसरी पिन के पीछे दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद एक पिन लगाते, फिर एक याली पिन को इस तरीके से लगाते कि ये पिन और जो दिख रही हैं 2 पिन है वो क्या हो, एक लाइन पे हो। तो इस तरीके से ये मिलता है। तो जब हम ग्लास स्लैब को हटा के फिर से ये सब ग्लास स्लैब का ड्रॉ करके फिर जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, हमें पाथ क्या होगा, थोड़ा सा हटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो होता है एज अ एक्सपेरिमेंट भी आपका है, ठीक है। तो ये होगा, है ना। अगर जो है समय मिलेगा, अगर ये हमारा टाइम पे हो जाता है 10th का कोर्स, तो इसका प्रैक्टिकल जो है मैं वहाँ पे इसमें करके दिखा भी दूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं क्या, तो देखो इसमें क्या कर रहा था, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम में के जो जो यहाँ पे बना देता हूँ, ये 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2, ठीक है। अब ये जो लाइट बीम इधर आई है ना, तो लाइट बीम हम मान लेते हैं ये भी बाहर को चले गई, ये वाला रेयर मान लिया हमने, है ना, और ये वाला डेंसर मीडियम मान लिया। तो डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। अब ये जो शिफ्ट हुआ तो कह रहा है इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, एक सेम प्लेन में होगा। अगर मैं कोई जैसे लाइट यहाँ से आई, लाइट इधर से आई और यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉन करा है और ये जो लाइट शिफ्ट हुई, अगर मैं एक पेपर रखूँगा तो वो उस पेपर मतलब उस प्लेन पर आ जाएंगे, पेपर को हम एज अ प्लेन रखेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि लाइट इधर से आई, नॉर्मल ये है और लाइट जा रही है इधर को, ठीक है। तो नॉर्मल हो वो तो पेपर मारेंगे, लेकिन लाइट क्या होगी, बाहर की तरफ को पेपर से, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे इस पेपर में ये तीनों चीज़ें ड्रॉ हो रही है, इस तरीके से वो चीज़ कंडीशन हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इनके जो साइन है,
ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, इस तरीके से जब पढ़ोगे तो जो एंगल आई का जो साइन है और आर का जो साइन है तो उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट माने फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो मीडियम से इधर को जा रहा है तो वो कह रहा है फॉर ए गिवन कलर और पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, कोई ये जो है फिक्स होता है किसके लिए, एक गिवन पर्टिकुलर कलर के, मोनोक्रोम बोलता है, मतलब कि कोई भी एक सिंगल कलर ले लो, रेड ले लो, ब्लू ले लो, लाइट ले लो, उनके लिए ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। या कोई लाइट का जो पेयर का मीडियम आ रहा है, जैसे वाइट लाइट आती हो तो काफ़ी कलरों का जो होती है मिक्सचर होती है, तो वो जो जिस तरीके की लाइट या पेयर मीडियम आ रहा है, जो हमारी लाइट आ रही है जिस तरीके की, उस तरीके के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ग्रीन लाइट के लिए, ब्लू लाइट के लिए, इस तरीके से ना, जब प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, ये क्या कहते हैं, राइट स्नेल्स लॉ। तो राइट स्नेल्स लॉ के लिए क्या होगा, ये डायग्राम बनाओगे, है ना, और फिर क्या होगा, ये जो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट है इसको लिख दोगे। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट को लिखने के बाद फिर क्या होता है, नोट करके यहाँ पे डाल के पहले वाले पॉइंट को भी उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे जनरली क्या होता है, एन से भी दिखाया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अभी जो है हम आगे इससे पढ़ेंगे, तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर। ठीक है, और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वो कह रहा है कि जो यहाँ पे हमने एग्जांपल को उसके थ्रू समझा रहे हैं कि यहाँ पे ग्लास से एयर में जो हमारी लाइट जा रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट की जो एयर में है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा उससे दिखाएंगे। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है हम उसे वैक्यूम को मान लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कम होता है, तो हम इसे ऑलमोस्ट एयर को क्या कर लेते हैं, वैक्यूम की तरह एज्यूम कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ वी है वो क्या है, लाइट या ग्लास जो मीडियम है उसमें है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो एन जी ए है, तो इसमें देखो पहले तो ये ध्यान रखो, ए जो होता है एयर के लिए यूज़ करा जाता है इसमें, है ना, जी जो होता है ग्लास, ठीक है, वाटर के लिए डब्लू। ठीक है, अगर एल लिखा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादातर लिक्विड, वो वाटर या कोई और लिक्विड, अल्कोहल या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर और ये हो गया, तो वाटर, लिक्विड, गैस, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको किससे दिखाते हैं, डिनोटेड किया जाता है एन से। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एन जी ए। तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, जो ये है पर्टिकुलर, ये जो है ग्लास का है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो एन ये ग्लास का हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये दिखा रहा है कि जो एयर है, वो जो हमारी लाइट बीम है, वो एयर वाले मीडियम से कौन सा वाले मीडियम में जा रही है, ग्लास वाले मीडियम में। ठीक है, एयर वाले से कौन से मीडियम में जा रही है, ग्लास वाले मीडियम में एंटर हो रही है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है N21, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा, और इसके क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में उसमें कितना बैंड आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये होता है कि 1N2 या N21 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे NGA है, ठीक है, इसे जनरली NGB लिख देते हैं। ठीक है, एयर वाले को लिखते नहीं है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि ये जो NG दिया हुआ है ना, NW दिया हुआ है, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर।
इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। एयर के अलावा कुछ भी है, अगर यहाँ पे जी हो गया तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कहने का मतलब जो ग्लास वाली मीडियम है वहाँ से लाइट कहाँ कर रही है एंटर, वाटर वाले में, ठीक है। ग्लास से वाटर वाली मीडियम में क्या हो रही है, लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ठीक। अब इसमें जो है ये जो है N21 है, तो इसको जो अगर हम देखेंगे तो N2/N1 होगा, ठीक है। N2/N1 ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। जैसे ये NWG, ठीक है। तो वह जिसका हमने निकाल लिया तो NW ऊपर आएगा और नीचे NG आएगा, तो ये तो इनके आपस में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है ग्लास, ठीक है। ग्लास हो गया या कहीं पे गैस होगा तो वहाँ पे तुम डिफाइन करोगे वेयर जी रिप्रेजेंट द गैस, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे कैसे, अब लाइट कहाँ से एंटर हो रही है, तो रिस्पेक्ट 1 हो रहा है, तो 1 से कहाँ से जा रही है, मीडियम 2 में, तो इसलिए हम मीडियम 2 का निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कहता है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये जो होगा इसमें एयर के रिस्पेक्ट में जो हम वहाँ पे यहाँ पे भर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को पढ़ा जाता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके जो एयर के रिस्पेक्ट में उनका जो रेशियो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा 2/1, और वैसे में जो होगा रिफ्रैक्टिव जो होगा तो इसमें पहले ग्लास का ऊपर आएगा पहले मीडियम का और बाकी का नीचे होगा, ठीक है। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है वेव लेंथ के हिसाब से देते हैं, तो वेव लेंथ में भी क्या होता है ग्लास की अपॉन वेव लेंथ ऑफ जो है लाइट इन जो है वाटर, तो कितना है वहाँ जो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ थोड़ा क्या होता है चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान के चलो, अगर कोई एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है फ्लोर है, ठीक है। ये फ्लोर फर्श है हमारे, इसमें ये मान लो टायर लगी हुई है, तो बॉल हम फेंकेंगे तो बॉल उसी हिसाब से ज़्यादा जंप करेगी, ठीक है, जैसे हमारा मीडिया है। अब बॉल यहाँ पे हमने सैंड भरी है तो सैंड में साइड जो है वो ज़्यादा ना खा के 1-2 के बाद ही रुक जाए, तो ठीक है। तो वैसी है मीडियम है, तो उसमें जो होता है वेलोसिटी और जो वेव लेंथ होती है इनमें भी चेंज आता है, ठीक है। और ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर के साथ कंपेयर करके उनके निकाले तो हम उनका फिर आपस में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लो ये मीडियम 1 है, 2 है, ये 3 है, फिर बाद में मीडियम 1 दोबारा आ गया, ठीक है। एयर मान लो इधर एयर थी, यहाँ भी एयर है, ग्लास और वाटर हो गया, ठीक है। एयर ग्लास वाटर और फिर बाद में एयर में आ गई लाइट, ठीक है। इसमें आएगा फिर इसमें थोड़ा चेंज आएगा, इसमें अलग चेंज आएगा, फिर इसमें एयर में आएगा तो अलग चेंज आएगा, ठीक है। अब ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो पढ़ेंगे इसे पढ़ते हैं एयर से ग्लास में, ठीक है। फिर जो है ग्लास से वाटर में और फिर वाटर से एयर में, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है 1। अगर मैं ये भरूँगा है ना VAGA इस तरीके से भरते रहूँगा है ना, तो VA/VG करके इस तरीके भरूँगा, ये आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएंगे 1। तो इसको जो है यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया ना, जैसे ये एंड दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में है ना, इनटू तीसरे का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, और जो है एन पहले का तीसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा 1, ठीक है। अब इसी के हिसाब से देख लो, अगर मैं यहाँ पे है तो मैं एन ये वाला है GNW है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये बाकी दोनों के दोनों अपॉन में चले जाएंगे, तो 1/ANG और इंटू WNA, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो अगर मैं इसको उधर अपॉन में लिखना चाहूँगा, रेसिप्रोकल करना चाहूँगा, अपॉन में लिखना होगा तो N1 2 इस तरीके से चेंज होगा। अगर मैं नीचे ऊपर ले आऊँगा तो क्या होगा, वो आपस में चेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको मैं ऊपर भेजूँगा तो क्या होगा ANW और
जी, ठीक है, यही तो आएगा। अब मैं इसको लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एन डब्ल्यू भी लिख सकते हो, एयर को लिखना जरूरी नहीं है, और ये एन जी, तो वही तो है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू जी ऐसे भी तो लिखते हैं, तो वही तो आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 भी लिख दूंगा तो उस हिसाब से 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। जो ये चीज़ बनी वो हमारा इस तरीके से बनती है। तो इसको करोगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल होंगे तब जाके ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल लेंस, ठीक है। तो हमने इससे पहले मिरर पढ़ा था और लेंस भी है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसमें लैग क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेज विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल फॉर्म अ लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों ही सरफेस क्या हो सकती हैं, यहाँ पे स्पेरिकल भी हो सकती है और जो होती है नहीं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एक सफ़ेद प्लेन है, ये इस तरीके से भी हो सकता है लेंस हमारा, ठीक है। ये जो होता है, ये कौन सा वाला भाग है जो बाहर को निकला रहता है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, है ना। और ये प्लेन है ना, और ये हमारा प्लेन हो गया और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जैसे इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी तरीके से प्लेन हो गया, और हमने कॉनकेव का इसी तरीके से तो पढ़ा था, तो इसे बोलेंगे प्लेनो प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये तो था कि एक सरफेस हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव टाइप की हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों सरफेस, ये भी कॉन्वेक्स हो गया और ये भी कॉन्वेक्स हो गया, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर जिसे दोनों सरफेस ही ये हो गया कॉनकेव टाइप की, तो इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, तो अ लेंस में हैव टू स्पेरिकल सरफेसेस, है ना, बगलिंग आउटवर्ड, जो क्या होता है, बगलिंग माने उभरा हुआ होना, बाहर को निकली हुई, है ना। तो बगलिंग आउटवर्ड मतलब बाहर को उभरा हुआ होता है, तो इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये इस तरीके से, ठीक है। और जनरली इसको क्या बोलते हैं, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो इसी को ही कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो हमारी बुक में क्या है, ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है, और इस तरीके के लेंस हमारे उसमें नहीं है। नहीं तो ऐसे भी होता है कि इधर साइड का कॉनकेव है और इधर वाले का कॉन्वेक्स हो गया, तो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स का लेंस बोल देते हैं। तो इस तरीके का ही हमारे पास, जो सिंपली हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस, इसके बारे में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट, तो पहले भी बताया था कन्वर्ज माने क्या होता है, कन्वर्ज माने होता है कि एक जगह पे जम इकट्ठा होना, कि एक जगह पे मिलते भी प्रतीत होना। तो जो ये भी पैरेलल बीम होती है, तो ये पैरेलल बीम को क्या करता है, एक जगह पे क्या करता है, मिला देता है, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिस देखा होगा, लेंस लगा के हम देखते थे कि उसमें से पतली सी लाइट आती थी, तो वो एक जगह पर फोकस होकर कागज़ जलाते थे, ये एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो वो जो होता था एक जगह पर फोकस कर देंगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस ना बोल के कहीं कहीं पे क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकता है, ठीक है। और इसके बाद कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस अभी बताया था, इसमें डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो बीच में होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है इसका, ठीक है। अभी जब इसके जो थोड़े जो है रूल बताऊंगा तो तब वहाँ पे ये आएगा समझ में, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पैरेलल बीम है इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ को फैला देता है, ये। तो जब हम इसे पीछे पीछे को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, एक ऐसे लगेगा कि एक पॉइंट से आती हुई लगेगी हमें,
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, लेंस बाउंडेड टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ को कर्व्ड होते हैं ना, इन्होंने डबल कॉन्केव लेंस बोलते हैं, या इन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना इनका, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस जो भी है, ये नामों को इनका ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जो है लेंस है। अब जो लेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, अब उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, वीडियो बनाने में क्या हो रहा है कि बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा अगर वहाँ पे आपके सामने, तो थोड़ा क्या होता है कि 5-10 मिनट बढ़ जाते हैं, तो इससे वीडियो का काफ़ी लेंथी हो जा रही है। तो इसलिए क्या है कि कुछ चीज़ मैंने पहले से ही बना के या लिख के रखी है, बस खाली समझाना है ना। और जहाँ पे ड्रॉ करके समझाना है वहाँ पे मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें से एक लाइन जो है बीच में से जो लाइन होती हुई जाएगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे, जैसे हम मिरर में था, ठीक है। इस लेंस के बीच वाले भाग में जो ये सेंटर है, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फोकस होता है, ठीक है, इधर की सरफेस का इधर को फोकस होगा, इधर की सरफेस का इधर को फोकस होगा। तो इसमें दो F1 होते हैं, F1 और F2, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता था एक लेंस पतला, एक तरफ से बहुत पतला हो और दूसरी तरफ से ज़्यादा ही मोटा हो, ठीक है। तो हम इस तरीके का लेंस, हमारा ये है कि दोनों सरफेस क्या है, इक्वली है। तो ये जो F1 F2 जो फोकस है, ये जो डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फोकल हो गया। अब वहाँ पे हम जो होता है फोकल का दुगना जो होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के यहाँ पे 2F1 और 2F2 बोलता है ना। तो ये फर्स्ट फोकस हो गया, सेकंड फोकस हो गया, ठीक। अब इसी तरीके कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में भी इसी तरीके से अब ये है प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये फोकस, ये उसका 2F1, ऐसे F2 2F2 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये रेडियस R बोल, ये जो है इस तरीके से डिनोट हो रही है, ये फोकस है ना। ये जो है जैसे दो स्पेरिकल को हम मिक्स करते हैं, तो ये जो है इस तरीके से ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है ना। और कोई ग्लास स्लैब है और हम उसमें से इस तरीके से कट करें, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से फॉर्म्ड होगा, इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बता रही हैं, ठीक है। अब इसमें इमेज फॉर्मुलेशन में करने में हमारे जो टिप्स हैं या बेसिक रूल है कि किस तरीके से हम इमेज फॉर्मुलेशन के लिए जो हम रे डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने मिरर में करा था, तो उसके जो है मेन जो रूल क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अब जो है ये हमारे पास टिप्स ऑफ ड्राइंग जो है रे डायग्राम है। रे डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही इनका एक ब्लैंक बना के रखा हुआ है ना। ये इधर हमारे पास कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, और इधर कॉनकेव, ठीक है, इधर लेंस कॉनकेव लेंस है। अब इसमें देखो रूल वही है, कोई भी पैरेलल आने वाली लाइन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन जो होती है क्या होती है, फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो ये आफ्टर जो है पैरेलल आने वाली जो होती है डाइवर्ज हो जाती है ना। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा, फोकस से होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि फोकस से रिलेटेड होते हुए जाती है पैरेलल वाली लाइन, ठीक है। अब इसके बाद ये है, अगर कोई लाइन है, अगर वो फोकस कहते हैं फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है, ये जैसे फोकस से होती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और कॉनकेव के उसमें देखो कि अगर कोई रे जो है फोकस की तरफ को आ रही है, ठीक है, कोई रे फोकस की तरफ को आ रही है तो वो कहता है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, चीज़ ध्यान रखनी है। फिर जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है तो वो क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट में है, तो ये जो है अगर कोई रे है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिना डिस्टर्ब हुए क्या होती है, सीधे चले आएगी, ठीक है। जैसे वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाने वाली लाइन थी उसी पाथ से वापस आ जाती है, उसी तरीके से कुछ है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे होती हुई चले जाएगी इसमें भी। तो ये कुछ है यहाँ पे रूल मैंने बता रखे हैं, ठीक है। इन रूलों को अच्छी तरह से आप ड्रॉ करके और उस क्या है 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपना समझ आ जाएगी। बस ये है कि पैरेलल वाले का फोकस से, फोकस वाले का पैरेलल, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाला स्ट्रेट चलेगा। बस ये कुछ बेसिक रूल है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब जो है कॉन्वेक्स लेंस में जो है हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, वो कैसे होंगी, उसमें किस तरीके से रे फॉर्मेशन होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे जो हमारा रे डायग्राम होगा किस तरीके से बनेगा, उन चीज़ों को यहाँ पे अब हम देखेंगे।
अब देखो जो है इमेज फॉर्मेशन इन जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें किस तरीके से होता है, और जैसे हमने जो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से, ठीक है। वहाँ क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो था वो ज़्यादातर रियल और एक कंडीशन में वर्चुअल बना रहा था, है ना। और जो कॉन्वेक्स था वो क्या बना, हमेशा क्या बना रहा था, वहाँ पे बन रहा था वो वर्चुअल बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यहाँ पे रियल बना रहा है। अब देखो इसमें कैसे है, देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी माने बहुत दूर है कोई ऑब्जेक्ट, तो उससे आने वाली जो पैरेलल रे होगी ये, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पे, और ये क्या होगी, फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। अब उसका जो होगा इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पे, ठीक है, फोकस में बनेगी। और इसमें जो होगा रियल और स्मॉल इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉल साइज में बनेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इन्फिनिटी का इस तरीके से बनेगा। अब जैसे हम इन्फिनिटी से आते हैं इधर, ठीक है, इन्फिनिटी के बाद अगर हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, अब जो है विजिबल रीजन में आ गया, तो बियॉन्ड 2f1, ठीक है, 2f1 के जो फोकस जो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे उसके बियॉन्ड बोलते थे, यहाँ पे 2f1 हो गया, उसके बियॉन्ड है तो कहाँ बनेगा। तो उसमें ध्यान रखना, जैसे हम फोकस में थे लेंस मिरर वाले में, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते तो इमेज क्या होती है, दूर जाती रहती है। तो वैसे यहाँ पे भी केस है, पर इसमें क्या है, दूसरी तरफ इमेज बन रही, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी, आगे को खिसकती रहेगी। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक है, तो अब इसमें इमेज फॉर्मेशन की एक लाइन हम यहाँ से भेजेंगे पैरेलल, ठीक है। आफ्टर जो है रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी पैरेलल वाली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसको हम फोकस से भेजा, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो ऑब्जेक्ट इमेज हमारी क्या होगी, इधर बनेगी, ठीक है। तो ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन F2 एंड 2F1, 2F2 है ना। तो बिटवीन, इसके बिटवीन बनेगी, ठीक है, बिटवीन यहाँ पे लिख लेना। अब नेचर क्या होगा, रियल, है ना, और इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल साइज की बनेगी, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, हम एक स्टेप इधर को आएंगे तो एक स्टेप उधर को चली आएगी। अब हम आ गए जैसे 2F1 में, ठीक है, वहाँ जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था उस तरीके से रिलेट करके सीखोगे तो आ जाएगा आराम से। तो यहाँ से जो पैरेलल होगी वो क्या आगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम रे ऑप्टिकल सेंटर से भी भेजते वो भी इधर से ही जाती, तो हमें कोई जो 3 कंडीशन थी किसी से भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, ये गई, और यहाँ पर जो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से जाएगी। तो ये क्या होगा, इसके 2F1, अगर 2F1 में है तो कहाँ बनेगी, 2F2 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता था, है ना। क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, और सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम किसकी तरह बन रही है, ऑब्जेक्ट के बराबर। यहाँ पे जो होगा उन दोनों की कंडीशन बराबर होगी, ठीक है। वहाँ मैंने उसको इम्पोर्टेंट बताया था, यहाँ पे ये वाली कंडीशन थोड़ा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो है जैसे हम एक स्टेप अंदर आएंगे तो वहाँ क्या होगा, एक स्टेप बाहर की तरफ कुछ ले आएगा, ठीक है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक पैरेलल जो जा रही है तो ये यहाँ से इधर को चलेगी, ठीक है, कहाँ को, ये पैर फोकस से होती हुई जाएगी। अब जो 2F1 है तो जैसे ये ज़्यादा नीचे आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे को गहराई बढ़ती जाएगी। तो एक प्रकार से ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये है इस तरीके से काटा जाता है ये। तो अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड 2F1 इसके बीच में है, तो जो होता है वो क्या बनना है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के परे चले जाएगा, है ना। और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, और क्या होगा, लार्जर साइज, ठीक है, लार्जर इन साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो क्या होगी, चीज़ क्या होगा, साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम फोकस में आ गए, ठीक है,
अब फोकस वाली कंडीशन का क्या होगा इसको दिखाएंगे, यहाँ से ये गई फोकस से होती हुई गई, ठीक है, और ये फोकस वाला तो भेज नहीं सकते, इसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी। तो लगभग ये पैरेलल टाइप की होती है। तो ये क्या होता है आगे कहीं मिलेगा तो इसे यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके इसमें इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट को दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा F1 में होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी का फोकस में बना तो फोकस का कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो वही है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या होगा, लार्जर इन साइज और लार्जर साइज का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है हमने अगली कंडीशन है तो उसमें क्या है कि हमें जब बनाना है तो हमने अब इसको आगे, अगर हम ये आगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, तो बिटवीन F एंड O, फोकस वहाँ पे पूरा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक पैरेलल लाइन है तो ये फोकस से होती हुई जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ऑप्टिकल सेंटर वाला इधर को चले जाएगा तो ये दूर चलेगा, आगे तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए इन्हें क्या करते हैं, डॉटेड करके पीछे को बढ़ाते हैं। तो ये बन रही है हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या है, इमेज बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या कहते हैं, टूवर्ड जो होगा, इसमें बोल सकते हैं हम टूवर्ड ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की तरफ को बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है इधर साइड लेफ्ट साइड उधर को ही बनेगा। नेचर का अगर वो यहाँ पे वर्चुअल जो कि सीधी बनी है ना, तो ये बनेगी वर्चुअल, है ना। और वर्चुअल और क्या होगी, इरेक्ट, सीधी, है ना। और क्या होगा, इनलार्ज बनेगा, ठीक है, इनलार्ज इन साइज, ठीक है। तो जब हम उससे देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी जैसे बुक को हम बड़ा करके देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि बुक का जो है उसकी फोकस और उसके बीच में है, तो उसकी फोकस और बीच में आएगा, उसी की तरफ सीधा सीधा बनेगा और थोड़ा बड़ा बड़ा हमें क्या होगा, उसका इमेज दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो वहाँ भी जैसे थर्ड और ये सिक्स थी तो इस तरीके की कंडीशन वहाँ भी इंपॉर्टेंट थी, तो ये यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इनको एक बार दोबारा देखिए, इन्फिनिटी का फोकस पे है ना, रियल और इन्वर्टेड, फिर वैसे जैसे जैसे आएंगे इमेज थोड़ा थोड़ा करके दूर जाती रहेगी, इस कंडीशन में बराबर होती है। और इस कंडीशन में क्या होती है, वर्चुअल और रियल एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन का कभी कभी रे डायग्राम पूछ लेता है, तो इन डायग्रामों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो भी है डायग्राम जो है पूरा पेंसिल से बनाने का इसमें कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको खूब प्रैक्टिस करो और इनके बारे में डिटेलिंग में लिखो, ठीक। अब जो है हम पढ़ेंगे अगला कॉनकेव लेंस के बारे में। अब जो है हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें जैसे वहाँ भी जो है कॉन्वेक्स लेंस मिरर में एक ही कंडीशन थी, यहाँ पे भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक पैरेलल रे है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। पीछे बढ़ाने में ये इधर से जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे क्या होगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी इमेज हो गई और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बनता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है, इमेज से बड़ी बनती है, ठीक है। और जो वो है उसमें क्या आता है, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, और स्मॉल इन साइज। तो साइज में क्या बनता है, स्मॉल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बस यही कंडीशन इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में जो है हम ये जो लेंस के जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उससे पहले जो उसका किस तरीके से वहाँ पे लेंस में किधर को पॉजिटिव किधर को निगेटिव किस तरीके से हम उनको लेंगे उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है।
और जो है अब इसके बाद थोड़ा सा एक बच रहा है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस है, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पे पावर ऑफ जो है लेंस और ये जो हमारा ये लेंस फॉर्मूले हैं इन पे हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।